तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो असल में पिछले लेक्चर का तसलसल है, जो कि असल में था कैलकुलेटिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर बाय एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। जो कि हमने लास्ट टाइम ये जाना था कि जो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उससे मुराद ये है कि आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी आपके पास पानी को, ताकि वो तब्दील हो सके वेपर्स की फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में। तो वो जितनी आपने हीट देनी होगी 1 किलोग्राम के पानी को, और इस तरह से देनी है कि आपके पास जब आपका पानी स्टीम या वेपर्स की फॉर्म में तब्दील हो रहा तो उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। तो उस हीट को असल में हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद हमने ये जाना था कि जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो आपस में इस रिलेशन से क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जबकि एच वी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और क्यू वी वो हीट है जो आप सप्लाई कर रहे हैं इस गैस बर्नर की मदद से। तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि एच वी को क्या करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं। तो उसको मालूम करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, जिसमें हमने शुरू में यह माना था कि हमारी जो आइस है उसकी कुछ मिकदार शुरू में क्या है, एम है। फिर आप आइस को क्या करते हैं कि आप शुरू में समझ लें कि कंटेनर जो है ना आपके पास, ये जो बीकर है इसमें बर्फ़ मौजूद है, बर्फ़ को आप हीट करते हैं तो आपके पास हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपकी जो आइस है वो आपने देखी थी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो उसको जो मेल्ट होने के लिए टाइम लगता है वो 3.6 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद आपने ये देखा था कि जब आप और आइस को, मतलब जो पानी मेल्ट होने के बाद आइस जब पानी में तब्दील हो चुकी है, आप जब मुसलसल फिर पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो अब आपका पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो जो पानी टाइम लेगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए वो 4.6 मिनट था। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की खास बात ये होती है कि वो पानी बॉयल होने लग जाता है। और बॉयल होने का मतलब ये होता है कि आपका जो पानी है वो लिक्विड फेज से गैस की फेज में जा चुका है या जा रहा है। तो वो जो गैस की फॉर्म होगी वो असल में स्टीम यानी कि वेपर्स या बुखारात या भाप इस तरह की चीज बनेगी। और इन भाप्स को आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि ये शुरू में एक टाइटल के अंदर तस्वीर दिखाई थी मैंने। और फिर हमने ये जाना था कि जब पानी बॉयल हो रहा है तो पानी बॉयल होने के लिए मुकम्मल का मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल का मुकम्मल जो पानी है वो भाप में या स्टीम में तब्दील हो जाए, उसके लिए जो उसको वक्त दरकार था वो कितना था, 24.4 मिनट। यानी कि इतना टाइम उसको लगा कि वो सारे का सारा जो मुकम्मल है वो स्टीम में क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। अब आप एक और चीज कर लेते हैं, ये बार बार टाइम टेकन बाय वाटर टू हीट फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड को, इस टाइम को हम लिख सकते हैं टी नॉट। यानी कि ये वो टाइम होगा टी नॉट जो कि ये बताएगा कि पानी को इतना वक्त लगा कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हासिल कर ले, और उसको जो वक्त दरकार हुआ वो कितना लगा, 4.6 मिनट। इसी तरह आपका जो पानी है जब वो मेल्ट हो रहा है, सॉरी स्टीम में तब्दील हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो उसको जो वक्त लगा वो 24.4 मिनट है। तो उस टाइम को मैं डिनोट कर रहा हूँ टी वी के साथ। अब पानी चूंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इसको हीट कर रहे हैं। तो इस जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस हीट को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो असल में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी हो, जैसे कि इस तस्वीर के अंदर आपके पास 1 किलोग्राम के पानी को जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट चाहिए होगी, असल में उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते होते हैं स्मॉल सिंबल सी के साथ, और वो पानी के लिए है 4200 जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन। तो पर किलोग्राम के लिए kg-1 और पर केल्विन के लिए k⁻⁻1। अब जब आपने क्या कहते हैं, आपके पास जो ये पानी था इसको जब आपने हीट करना शुरू किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपके पास क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो वो टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और शुरू में अब कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पानी जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा या इंक्रीज इन टेम्परेचर आया होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर इसको मैं भी यूँ लिख सकता हूँ कि इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास वो किसके इक्वल है, जो कि डेल्टा टी है, यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज आया है, और वो इक्वल है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब ये इस इंक्रीज इन टेम्परेचर
और ये जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि आपके पास आपको कितनी हीट देनी पड़ी ताकि आपका जो पानी है सारे का सारा, उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सके। तो फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ, हीट रिक्वायर्ड टू हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो असल में होगी आपके पास डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू के साथ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, और ये जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैथमेटिकल रिलेशन के साथ, जो कि है m जो कि मास ऑफ वाटर होगा, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जबकि डेल्टा t ये वो टेम्परेचर के अंदर जो इंक्रीज आया है। तो पानी के अंदर कितना इंक्रीज आया था टेम्परेचर के अंदर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ना। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में इंक्रीज आने के लिए जो आपने हीट सप्लाई की है वो अब हम मालूम कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा क्यू है इसकी फिर मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम को हम उसी तरह भी रहने देते हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर तो ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो वो अभी हम उसको जनरल रख रहे हैं। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो आपके पास कितनी है पानी की, 4200, जबकि जो इंक्रीज है टेम्परेचर के अंदर वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं यहाँ पे 100 पुट कर दूंगा। तो जो डेल क्यू होगी आपके पास वो असल में आ जाएगी इक्वल टू एम, और कैलकुलेटर पर मैं 4200 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4,20,000। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 लाख, उर्दू में लिखते हैं 4,20,000, ठीक है ये, और साथ यूनिट आ जाएगा जूल पर किलोग्राम। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है या जहन में रखनी है कि हीट का तो यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, तो ये पर किलोग्राम क्यों आ रहा है, वो इस वजह से ताकि ये जो पर किलोग्राम का यूनिट है वो इस जो मैस है ना, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसका यूनिट पुट करेंगे, तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इस वजह से। तो यूं समझ लेंगे जो जूल पर किलोग्राम यूनिट है अभी वो इस नंबर का आया एक तरह से। और ये नंबर कहाँ से हासिल हुआ, आपके पास सी और डेल्टा टी के प्रोडक्ट से। तो सी और डेल्टा टी का जो यूनिट है वो जूल पर किलोग्राम है। तो यूं हमने आपके पास वो हीट कैलकुलेट कर ली जो कि आपके पानी को चाहिए होगी ताकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सके। अब हमने तो हीट कैलकुलेट की ना, हमने ये नहीं कैलकुलेट किया कि कितना तेजी के साथ या कितना आहिस्ता ये पानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वो जो कितना तेजी या कितना आहिस्ता हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसको असल में हम कहते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट। वो जो रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट है उसको मैं लिख सकता हूँ, रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट वो आपके पास इक्वल होगी आपके पास जो हीट आप सप्लाई करें जो कि डेल्टा क्यू है, ताकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए जो हीट सप्लाई वो डेल्टा क्यू है, डिवाइडेड बाय टाइम टी नॉट। और ये टी नॉट आपको मैंने शुरू में अभी बताया था कि ये वो टाइम है जो कि आपके पास आपका जो पानी है उसको टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए जो वक्त लगेगा वो क्या होगा, टी नॉट। तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट है, ये कितना तेजी के साथ, ये कितना आहिस्ता पानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वक्त के लिहाज से, और वो वक्त तो वही है ना जिसमें उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सके। इस वजह से आपके पास यहाँ पर टी नॉट आएगा, दूसरा टाइम नहीं आएगा। अब हमने रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट तो यूं लिख ली। अब आपके पास ये भी तो आपको पता है ना कि ग्राफ के अंदर आप जब देखें, जब आपका पानी जो है वो स्टीम में तब्दील हो रहा है, यानी कि पानी वेपराइज हो रहा है, तो उस वक्त भी तो वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। लेकिन हीट इस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है कि उस दौरान उसका टेम्परेचर बेशक ना बदल रहा हो, लेकिन वक्त तो गुजर रहा है और साथ साथ हीट क्या होती जा रही है, वक्त के साथ एब्जॉर्ब होती जा रही है। तो जब ये स्टीम में तब्दील हो रहा है, तो स्टीम में तब्दील होने के लिए जो वक्त दरकार है वो कितना है, टीवी। तो आपके पास टीवी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो आपके पास रेट ऑफ, या सॉरी यूं कहना चाहिए मुझे, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है टाइम टीवी के अंदर, यानी जिस वक्त आपका जो पानी है वो वेपर्स में तब्दील हो रहा है, वो असल में आपके पास होगी डेल क्यू वी, यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि चाहिए वेपराइज होने के लिए, जो कि डेल क्यू वी है। या यूं समझ लीजिए कि इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वेपराइजेशन के दौरान, वो असल में आपके पास इक्वल होगी जो आपके पानी ने हीट एब्जॉर्ब की ताकि जो टेम्परेचर है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सके। तो वो असल में कहला रहा था रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने उस टाइम के साथ जिस टाइम के अंदर ये आपके पास वेपराइज भी हो रही है ना, यानी कि आपके पास जो पानी है वो किस में तब्दील हो रहा है, गैस के अंदर या वेपर्स की फॉर्म में। और वो टाइम ग्राफ के अंदर हमने देखा था वो ये ड्यूरेशन था टाइम का, जो कि कितना था, टी वी।
अब चूंकि ये जो क्यू वी है आपके पास, डेल क्यू वी, ये असल में आपके पास इक्वल होता है एम इंटू, यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, जो आपने देनी है ताकि आपका लिक्विड जो पानी है वो वेपर्स में तब्दील हो सके, वो असल में इक्वल है मास ऑफ द लिक्विड और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि एच वी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेल क्यू है वी, इसकी जगह एम एच वी पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा एम एच वी इक्वल टू डेल क्यू। और डेल क्यू क्या थी, वो हीट थी जो एब्जॉर्ब हुई थी ताकि आपका जो पानी है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सके। और वो वैल्यू कितनी थी आपके पास, m मल्टीप्लाई बाय 42,000, सॉरी 4,20,000 आया था, इधर मैंने एक सिफर कम डाला है, वो मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पर भी और इधर भी, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा टाइम टी नॉट, जो कि आपके सिनेरियो में है 4.6 मिनट, जबकि जो टी वी जो कि वेपराइजेशन के लिए टाइम लगा था वो असल में था, या वेपराइजेशन जिस वक्त हो रही थी उस वक्त जो टाइम गुजरा है वो आपके पास 24.4 मिनट है। अब ये m की टर्म इस m से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो एच वी है आपके पास वो असल में आ जाएगा एच वी इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे अगर मैं करूं तो मैं 4,20,000 लिखता हूं, ये एक, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करता हूं 24.4 के साथ, तो जो भी आंसर आया ये इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 4.6 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मिला के 20। तो ये जवाब आपका आया है 22,27,826.08। तो चले मैं लिख भी देता हूं, यहां पर आपके पास ये आ जाएगी 22,27,826.08, और साथ इसका यूनिट आ जाएगा जो कि होता है जूल पर किलोग्राम। अब ये नंबर चूंकि बहुत लंबा बड़ा लिखा हुआ है तो हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा या आपके लिए अंडरस्टैंडेबल सा नंबर लगेगा जो कि आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो वो जो एच वी है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि लार्ज नंबर्स को, इस वेरी स्मॉल नंबर्स को हम 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो उसका जो पहला डेसिमल होता है ना वो आप शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर आपका डेसिमल तो अभी यहाँ पर है, जबकि पहला नॉन जीरो डिजिट जो कि असल में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वो ये है ना 2। तो आपने डेसिमल अपना यहाँ से किधर शिफ्ट करना है, इधर। तो कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले चलिए डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2.2, ये ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय आपने लिखना है, और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप नंबर्स को टेंस की पावर में लिखते हैं, तो मैं 10 लिखूंगा। अब मैं कितने डेसिमल, ये कितने डिजिट्स मूव किया हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास जितने डिजिट्स आप राइट से लेफ्ट मूव किए होंगे उतनी पावर आ जाएगी। लेकिन चूंकि आप राइट से लेफ्ट मूव किए हैं तो जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। इसके बरक्स अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे डेसिमल को तो फिर पावर नेगेटिव आती है। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है आपके पास वो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 6 जूल पर किलोग्राम कैलकुलेट होकर आई है। यानी कि इतनी आपको हीट देनी पड़ेगी, या सॉरी यूं कहना चाहिए इतनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है आपके पास पानी को वेपराइज करने के लिए। यानी कि आपको 1 किलोग्राम का जो पानी है उसको आपने वेपर्स की फॉर्म में तब्दील करना है अगर, तो आपको इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जो कि 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल है। जबकि ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वो असल में है आपके पास 2.2, जो कि इस बात की निशानदही अभी यहाँ पर आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो बहुत क्लोजली मैच कर रही है थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ। तो ये आपने एक जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज हमने असल में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैलकुलेट किया एक एक्सपेरिमेंट की मदद से पानी के लिए।